गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग विशेष चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हम प्रीवियस में उसको पढ़ा चुके हैं। उसी के कुछ बचे हुए जो पोर्शन है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा एक हायर का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया। तो अभी हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच के संदर्भ में हमने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है या प्रतिशत परिवर्तन होता है या आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग मांग की लोच कह रहे थे, है ना। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद हमने आपको लोच के टाइप्स के बारे में भी बताया था कि यदि पॉइंट इलास्टिसिटी है तो बिंदु लोच क्या होती है। तो बिंदु लोच में हमने आपको बताया कि मांग वक्र के जो नीचे का हिस्सा होता है अपॉन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा, उसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के आधार पर पॉइंट इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि इनकम में कितने परसेंट चेंज हो रहा है, उसके आधार पर मांग की मात्रा में कितने परसेंट चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्रोपोर्शनल चेंज टू क्वांटिटी किसके विथ रेफरेंस इन प्रोपोर्शनल चेंज टू इनकम, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है उसके आधार पर हम इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी और सप्लाई इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। सप्लाई इलास्टिसिटी में हमने आपको बताया था प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज करती है। तो सप्लाई इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला एज लाइक का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यानी कि जैसा ही है, सेम इक्वल है। कैसे कि क्योंकि वहाँ हम प्राइस के रिलेटिव में डिमांड को देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, यानी प्राइस के रेफरेंस में या प्राइस के रिलेटिव में हम लोग किसे देखेंगे, सप्लाई को देखेंगे। तो यानी प्रोपोर्शनल चेंज क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, इसके सापेक्ष ये प्रोपोर्शनल चेंज टू प्राइस, ठीक है। यानी कि गुड्स जो क्वांटिटी जो हम लोग वस्तुएं हैं जिनकी मांग कर रहे हैं, जिनकी आपूर्ति कर रहे हैं, उसकी प्राइस के सापेक्ष। लेकिन जब प्रश्न हमने आपको बताया कि मांग की जो वक्र होते हैं वो बाएं से दाएं की ओर गिरते हुए होते हैं, ठीक है। इनकम में क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप वाले होते हैं, ऊपर के तरफ यानी बढ़ते हुए होते हैं। और सप्लाई में भी क्या होता है, डिमांड कर्व ऊपर के तरफ जाता है। लेकिन डिमांड कर्व के आधार पर जो डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ आप देखिए डिमांड कर्व को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इस वाले पॉइंट पर, ई वाले पॉइंट पर या ई वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मांग की लोच क्या होगी। तो हमें ये समझना होगा कि ये विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग डिमांड कर्व हैं जिस तरीके से होते हैं, उन अलग अलग डिमांड कर्व पर किस पॉइंट पर इलास्टिसिटी अधिक होती है और किस पॉइंट पर कम होती है। जैसे ये देखिए मेरे पास एक जीडीसी का पेपर रखा हुआ है अभी जो 3 तारीख को हुआ, और उसमें देखिए एक एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। दिए गए आरेख ए बी तथा सी डी समानांतर वक्र हैं, ठीक है, पैरेलल जो है डिमांड कर्व है। प्राइस कीमत ओपी पर बिंदु ई तथा एफ पर मांग की लोच के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल जो है क्या है, यानी पार्ट्स है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है यदि आपने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, मांग वक्र के नीचे का हिस्सा अपॉन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा। तो जो ये पॉइंट्स होता है, जैसे ये वाले पॉइंट्स है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व के नीचे का पार्ट अपॉन डिमांड कर्व के ऊपर का पार्ट, यदि ये क्या है
इक्वल है, बराबर है, तो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर इस वाले बिंदु पर क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पैरेलल दिया है, यहाँ देखिए एक ही पॉइंट से दो डिमांड कर्व ऑरिजिन हो रहे हैं, यहाँ देखिए दो अलग अलग यानी समानांतर पैरेलल जो है डिमांड कर्व है। यही क्वेश्चन है, देखिए ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया है, हमने यहाँ P और R कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये यानी क्या है, जो दो डिमांड कर्व है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक क्या है यानी कि जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल नहीं है, यानी कि क्या है वो अलग अलग है। एक डिमांड कर्व जो है ज़्यादा फ्लैट है, दूसरा डिमांड कर्व क्या है, कम है। फिर देखिए दो डिमांड कर्व जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये वक्र ड्रॉ किया गया, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर डिमांड मांग की लोच पूछा जाए। जैसे मान लो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अब पूछा जाए पॉइंट ए पर लोच अधिक होगी या पॉइंट बी पर। फिर कभी कभी डिमांड कर्व आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ए यानी कि ए बी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा सी डी डिमांड कर्व को, यानी ए डी डिमांड कर्व सी डी डिमांड कर्व को काटेगा। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर काटेगा तो वहाँ मांग की लोच क्या होगी, यहाँ इस वाले सी डी यानी ये वाले, ये मान लो पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पी वाले पर पी और सी पर हाईली यानी लोच अधिक होगी, या पी ए और पी वाले मान लो ये वाले बिंदु पर लोच अधिक होगी। तो इस वाले भाग में लोच अधिक है या इस वाले भाग में लोच अधिक है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी आप देखेंगे क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। ठीक है, क्वांटिटी उतना ही है, लेकिन डिमांड कर्व क्या है, यानी कि एक पैरेलल है, या ये कह सकते हैं अलग अलग शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी विवर्तित हो रहे हैं और प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो किस वाले पॉइंट पर इलास्टिसिटी अधिक होगी, इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर। ठीक, तो ये इस तरीके के जो डिमांड कर्व है, ये जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम्स की बुक्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग दिए गए हैं, तो हमने सभी को एक जगह कलेक्ट करके क्या किया है, इनको जो है यानी कि एक जगह कलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये देखिए एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये किसका है, एच.एल. आहूजा का है, इसमें कुछ अलग भी दिए हुए हैं। फिर आप देखेंगे ये झिंगन का है, ठीक है, ये जो है एम.एल. झिंगन का है, ये आहूजा का है, इसमें कुछ अलग दिए हुए हैं। फिर आप देखेंगे ये एस.एन. लाल का है, एस.के. लाल और एस.एन. इसमें कुछ अलग दिए हुए हैं। तो वो चैप्टर वही है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तो कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। अब किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, तो आपको विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि जहाँ जिस भी बुक्स में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सभी से जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो विभिन्न प्रकार की बुक्स परचेज कर सके। एक बुक परचेज करता है, बड़ी मेहनत से परचेज करता है, लेकिन हाँ यदि वो स्टडी के दौरान है, यदि वो यानी कि यूजी या पीजी कर रहा है, तो उस समय क्या होता है कि वो हो सकता है जिस विश्वविद्यालय से कर रहा हो वहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हो, तो वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होती है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे इंटरनेट यानी कि या डिफरेंट टाइप्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है, तो उनसे व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है, देख सकता है। लेकिन सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मिले और सही वे में हो, क्योंकि जब अपलोड किया जाएगा मैटर तभी वहाँ पर होगा। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था सबसे पहले कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक बार पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने आपको बताया था कि क्या होगा कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में जो सापेक्षिक या अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड अ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ये एक मांग वक्र है, ठीक है, ये मान लो ए है और ये मान लो डी है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये बराबर जो है ये इस वाले पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम है, इतना प्राइस है, इतना डिमांड है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड क्या होगा, इक्वल होगा। कहाँ पर, ई वाले पॉइंट पर। क्यों होगा,
क्योंकि मांग वक्र का जितना हिस्सा नीचे है उतना ही हिस्सा क्या है, ऊपर भी है। तो यहाँ पर मांग की लोच क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे प्राइस कम होती है तो मांग वक्र क्या होता है, यानी प्राइस क्या हो गया, यानी कि 1 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ प्राइस को 0 कर देते हैं, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है मांग की क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये जो है Q से Q1 हो गई, या इसको हम P1 ही मान लेते हैं, Q से Q1 हो गई। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों यहाँ पर ऐसा होगा, तो यहाँ पर जो है ये इलास्टिसिटी मान लो हम इसको जो है C पॉइंट मान ले रहे हैं, ये D पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये मान लेते हैं हम F पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो प्राइस P2 हो गया, क्वांटिटी यानी Q0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये जो हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो मांग वक्र के नीचे का हिस्सा होता है अपॉन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ये जो पैरेलल है P और E, इस पैरेलल ऑफ किसके, ये जो आपका है यानी कि O, यहाँ पर जो O पॉइंट है, O और यहाँ पर हम Q कह सकते हैं या Q कह सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होता है, ठीक है। या ये वाला जो OP है वो क्या है, यानी कि इस वाले के सापेक्ष है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इक्वल है, तो यहाँ E लेस देन 1 होगा डिमांड, और E क्या होगा, E इक्वल टू यहाँ 0 होगा डिमांड। यहाँ क्या होगा, E इज ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ क्या होगा, E इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो EP की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी इस तरीके से होता है। तो यहाँ EP इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मांग वक्र के नीचे का हिस्सा अपन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा। तो नीचे का जैसे मान लो ये E वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर यानी कि ED अपॉन क्या होगा, यानी कि EA होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये क्या है, ये जो है यानी कि इक्वल है किसके, OP अपॉन PA के, ठीक है, यानी PA। तो यहाँ पर जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा उधर है, दैट इज कॉल्ड यानी कि क्या है, इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इधर देखिए ये हिस्सा क्या हो गया, इधर कम हो गया, और ये हिस्सा इधर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर जब कम होगा तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी। फिर और आ गए तो D पर आप देखेंगे, D पॉइंट पर, तो D पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मांग वक्र के नीचे का हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं ये D, इस वाले पॉइंट पर DO अपॉन DA, ठीक है, यानी कि DA, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर D क्या है, 0 है, ठीक है, ये O मतलब 0, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब है कि जब हम 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा OD अपॉन OA, ठीक है, यानी OA, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इलास्टिसिटी होगी। उसी तरीके से यहाँ देखिए आप जो है क्या है, यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नीचे का हिस्सा यानी ये वाले पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी कि OA, ठीक है, यानी 0A। अब ये क्या है, यानी कि यहाँ पर ये हम नीचे का हिस्सा लिख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का हिस्सा क्या है, नीचे का हिस्सा है AD अपॉन ऊपर का हिस्सा क्या है, AO, ठीक है, यानी कि A0, वहाँ कुछ नहीं है। तो अब किसी भी चीज़ में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये होता है बिंदु लोच, ठीक है, जो अलग अलग दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसी से आप समझेंगे। तो देखिए जब एक ही बिंदु से, आपको ये ध्यान में रखना होगा जो हम बातें बोलेंगे, जब जो है एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से दो मांग वक्र निकले तो वहाँ पर जो यानी कि बिंदु लोच होगी वो किस बिंदु पर अधिक होगी। तो जब एक ही मांग वक्र से, एक ही बिंदु से D वाले पॉइंट से दो मांग वक्र क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं,
तो वहाँ पर जो मांग वक्र जो है जब निकलेंगे तो यहाँ पर दोनों पर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, E=1 बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर यानी कि E ठीक है अपॉन जो है यानी कि ये जो आपका जो ये वाला हिस्सा है ई वाले पॉइंट पर यदि हम बात करेंगे लोच की तो यहाँ क्या होगा यानी कि ई अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इक्वल टू किसका हो जाएगा, बी यानी कि ये बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है, ये जो है इसके हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके जो स्लोप है वो क्या है यानी कि ढाल जो है वो समान है। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो ये वाला हिस्सा क्या है आपके जो है इस वाले हिस्से के पैरेलल है। मान लो ये Q है तो P और E या P और E1 इस पैरेलल ऑफ यानी किसके, O और Q के, या हम कह सकते हैं O और A के, O और B के। ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा पैरेलल है इस वाले के, तो सेम यानी कि पैरेलल है तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस वाले बिंदु पर लोच क्या होगी, यानी दोनों बिंदुओं पर लोच क्या होगी, समान होगी। कब, कंडीशन है जब एक ही बिंदु से दो मांग वक्र ड्रॉ होंगे तब। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आप समझ लीजिए, यहाँ लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। लेकिन जब दो अलग अलग बिंदु हों, ठीक है, तो जब दो अलग अलग बिंदु हों तो उनसे जब दो अलग अलग बिंदु से होकर मांग वक्र ड्रॉ हो, ठीक है, तो उस पर जो है किस बिंदु पर लोच अधिक होगी। तो आपको ये देखना है, यानी कि ये फॉर्मूला वही होगा Q वाले यानी कि ये और B पर यदि हम मांग की लोच देखेंगे इस वाले कर्व की तो QB अपॉन क्या होगा, QA। ठीक है, नीचे का हिस्सा अपॉन ऊपर का हिस्सा बिंदु लोच में। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या देखना है, इसको जो है हम किसके पैरेलल कर सकते हैं, ये जो PQ ये पैरेलल है किसके, O और M के या O और B के। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा यानी कि हम लिख सकते हैं OP अपॉन जो है PA। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए R बिंदु पर यानी कि ये RD अपॉन यानी कि ये आपका RC। ठीक, तो यहाँ पर हम Q वाले पॉइंट पर देख रहे हैं तो Q वाले पॉइंट पर क्या होगा, QB अपॉन जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QA। ठीक है, अब ये R वाले पॉइंट पर देख रहे हैं तो R वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, RD अपॉन जो है RC। अब ये इक्वल टू किसका हो जाएगा, देखिए ये इक्वल टू होगा किसके, OP अपॉन PC R वाले पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा OP अपॉन PC। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिए Q वाले पॉइंट पर तो ये होगा OP अपॉन QA, तो यहाँ हम लिख सकते हैं OP अपॉन आपका PA। तो ये क्या है, OP अपॉन PA, या हम कह सकते हैं ये Q वाले पॉइंट पर लोच अधिक है किससे, R वाले पॉइंट से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वाला जो है ये OP अपॉन यानी OP अपॉन PA, यानी ये वाला अपॉन ये वाला, यानी ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये इज ग्रेटर देन किससे होगा, ये होगा OP यानी OP अपॉन PC इस वाले से, तो PC। तो यहाँ पर लोच क्या होगी, इस वाले बिंदु पर अधिक होगी, किस वाले बिंदु से, R वाले बिंदु से। तो यानी Q बिंदु पर लोच अधिक है, हम कह सकते हैं Q बिंदु पर लोच अधिक है। ठीक है, Q बिंदु पर लोच अधिक है किससे, R बिंदु से। ठीक है, तो R बिंदु से, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यदि दो, या आप ये समझ लीजिए आप एक सिंपल सा कि जो मांग वक्र जो है ये जो बिंदु है ऑरिजिन पॉइंट जिसके नज़दीक होगा, सभी में नहीं, ये जो इस तरीके की जो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, जब वो अलग अलग बिंदु से गुजरेंगी, ये दो कंडीशन में, ठीक है, ये दो कंडीशन में आप समझिए, या ये भी कंडीशन में आप समझ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह की स्थिति में,
तो यहाँ जो ज़्यादा नज़दीक होगा ओरिजिन पॉइंट के, वहाँ पर लोच अधिक होगी, किसके सापेक्ष, उसके दूसरे वाले मांग वक्र के बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पर अधिक है, ये ज़्यादा फ्लैटिंग है, किसके सापेक्ष, ये स्टीपल्ड डिमांड कर्व के, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी आप मान लो ये जो है N पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर A पॉइंट पर जब लोच देखेंगे तो A पॉइंट पर लोच क्या होगी, यानी कि AM अपॉन जो है AN, मांग वक्र के नीचे का हिस्सा अपन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा। अब ये पैरेलल किसके, देखिए PQ अपॉन OM, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये OP अपॉन जो है PN, ठीक है, ये इसके क्या है बराबर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा B पॉइंट पर हम लोच देखेंगे तो B पॉइंट पर BS, ठीक है, जो BS है अपॉन जो है क्या है यहाँ पर BR, ठीक है। तो ये BR हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू किसके, देखिए ये वाला जो पैरेलल है किसके, इस वाले के OS के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OP यानी कि OP अपॉन PN, ठीक है, PN। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है A वाले पॉइंट पर इज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो A वाले बिंदु पर मांग की लोच क्या है, B वाले बिंदु से अधिक है, ये वाला अधिक है और ये वाले पे क्या है कम है, क्योंकि स्लोप के आधार पर, ठीक है। स्लोप यहाँ अधिक है, यहाँ स्लोप क्या है कम। या हम ये कह सकते हैं दोनों मांग वक्र का जो स्लोप है, दोनों मांग वक्र का जो स्लोप है वो क्या है समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जो पैरेलल है ये वाला इसके पैरेलल है, तो यहाँ ये जो है मांग वक्र के नीचे का हिस्सा अपन मांग वक्र के ऊपर का हिस्सा, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये क्या है कम है। फिर उसी तरीके से आप देखिए जब एक मांग वक्र दूसरे मांग वक्र को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, और उसके दो विभिन्न बिंदुओं पर जो है मांग वक्र की लोच पूछा जाए तो फॉर्मूला वही यूज होगा, यानी कि ये एक डिमांड कर्व है RS और एक डिमांड कर्व है M और N, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन पर प्राइस होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है आपका डिमांड होगा। तो यहाँ पर यदि लोच पूछा जाए A वाले बिंदु पर, तो देखिए A वाले पॉइंट पर लोच पूछेंगे तो AS अपॉन RS, ठीक है। B वाले पर लोच पूछा जाएगा तो BM अपॉन BN, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोच पूछा जाएगा तो इस वाले पॉइंट पर लोच क्या होगी अधिक होगी, किस वाले के सापेक्ष, इस वाले पॉइंट के सापेक्ष। क्योंकि देखिए यहाँ इकाई से लोच कम है, सेंटर पॉइंट पर होता तो लोच जो है इकाई के क्या होती बराबर होती, और इधर वाले पर ऊपर की तरफ है तो लोच क्या है अधिक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है E इज लेस देन 1, यहाँ क्या होता है E इक्वल टू 1, यहाँ क्या होता है E इज ग्रेटर देन 1 बिंदु लोच। तो आप वक्र को देखते ही पहचान जाएंगे कि लोच किस पॉइंट पर क्या है अधिक है या कम है। बट कब, जब आपको ये पता होगा, यानी कि बिंदु लोच कैसे फाइंड करते हैं, और ये अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। फिर उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर देखिए, यानी कि ये जो CD डिमांड कर्व है, CD ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB डिमांड कर्व को, यानी एक CD मांग वक्र जो है AB मांग वक्र को काट रहा है, किस वाले पॉइंट पर, E वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर C और ये E और P, ठीक है, ये जो यानी कि ये वाला भाग है वो क्या है ज़्यादा फ्लैटरी है, किससे, यानी किस A और P वाले से, ठीक है। यानी ये वाला क्या है वो ज़्यादा फ्लैटरी है किस वाले से, इस वाले पर। तो लोच यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ क्या होगी कम होगी। तो हम कह सकते हैं यानी कि E बिंदु पर यदि हम फाइंड करें तो E बिंदु पर लोच जो है A और B वाले के संदर्भ में होगा BE अपॉन EA, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं क्या OP अपॉन यानी PA, ठीक है। और यहीं पर E बिंदु पर दूसरा देखते हैं, यानी कि ये वाला जो है CD डिमांड कर्व पर, तो ED अपॉन आपका क्या हो जाएगा EC, इसको हम लिख सकते हैं क्या OP अपॉन PC, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो आपका OP अपॉन PC इज ग्रेटर देन किससे, OP अपॉन PA, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो लोच जो है यहाँ इस वाले यानी कि जो खाना है यहाँ अधिक होगी, ठीक है, यहाँ लोच अधिक है किसके अपेक्षा यहाँ, तो यहाँ लोच क्या है, कम है। फिर जब क्वांटिटी क्या हो यानी समान हो, प्राइस बढ़े, प्राइस इंक्रीज होता रहे, लेकिन डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड जो है अलग अलग, डिमांड कर्व अलग है, D1 D डबल डैश और D डबल डैश। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है क्यों, क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, फिर भी मांग वक्र क्या हो रहा है, अलग अलग जो है यानी शिफ्ट है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, इस वाले पर P जो है A वाले बिंदु पर P2 P1 से क्या है, अधिक है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, और P3 पर देखेंगे तो P3 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, और C इज ग्रेटर देन B, ठीक है। इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अधिक है, और इस वाले बिंदु से यहाँ वाले बिंदु पर लोच क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि प्राइस में इंक्रीजमेंट की वजह से क्वांटिटी सेम है, लेकिन मांग की जो मात्रा है वो सेम है, लेकिन ये अलग अलग मांग वक्र जो है क्या है, ड्रॉ किए गए। तो आपको यदि क्वेश्चन ऐसा है तो पूछा जाए तो सबसे कम मांग की लोच कहाँ होगी, A बिंदु पर, सबसे अधिक कहाँ होगी, C बिंदु पर। जब डिमांड कर्व अलग अलग हो, मांग वक्र क्या हो, वर्टिकल लाइन के क्या हो, आपका ये जो सब क्वांटिटी है वो पैरेलल हो किसके, वर्टिकल लाइन के। तो आपको ध्यान में रखना है जो ज़्यादा ऊपर होगा वहाँ लोच अधिक होगी किसके, उसके नीचे वाले से, फिर उसके यानी कि और नीचे जो होगा वहाँ सबसे कम होगी। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के जो मांग वक्र हैं उन सभी मांग वक्र पर अलग अलग लोच होगी। तो जैसे देखिए इस वाले प्रश्न में दिया है इन द एडजॉइनिंग, ठीक है, एडजॉइनिंग डायग्राम AB एंड CD आर पैरेलल डिमांड कर्व एट द प्राइस OP, व्हाट इज द करेक्ट फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट्स E एंड F, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर यही प्रश्न दिया गया, और इस प्रश्न में ये पूछा गया यहाँ E पॉइंट है और यहाँ F पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है Q के जगह क्या कर दिया, मान लो E, और यहाँ क्या कर दिया, मान लो F, और ये जो है ये B हो गया, ये D हो गया, और ये A हो गया, ये C हो गया। ये सेम स्थिति है पूरा, ये बस यहाँ नाम बदल दिया गया। तो फिर पूछ रहा है कि E एंड F पर यानी इलास्टिसिटी क्या होगी, तो अब आपको बताना होगा। नंबर 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट E एंड F आर इक्वल, यानी इस वाले और इस वाले पॉइंट पर मांग की लोच समान है। क्या समान है, अभी हमने आपको बताया नहीं, गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट E इज ग्रेटर देन F एट F। तो E वाले पॉइंट पर F वाले पॉइंट से इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर है, अधिक है, क्या है, सही है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब दो मांग वक्र जो है पैरेलल होंगे और अलग अलग बिंदुओं से होकर जाएंगे, तो जो मांग वक्र ज़्यादा नज़दीक होगा वो बिंदु के वहाँ पर लोच क्या होगी, यानी अधिक होगी, किस वाले से, दूसरे वाले पर। तो ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट E इज लेस देन एट F, यानी कि वो कह रहा है E इज लेस देन F, यहाँ वाले से मांग की लोच जो है कम है, इस वाले से तो नहीं है, अधिक है, ठीक है। फिर डी आंसर दिया बोथ B एंड C आर करेक्ट, यानी B और C दोनों करेक्ट है, नहीं, यानी कि क्या है, ये इसमें से B वाला आंसर क्या है, आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखिए जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताया, वो चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो, पॉइंट इलास्टिसिटी हो, इनकम इलास्टिसिटी हो, या अर्क इलास्टिसिटी हो, सप्लाई इलास्टिसिटी हो, प्रश्न जरूर आपका आएगा, वो चाहे PGT का हो, TGT का हो, या आपका हायर का हो, या किसी भी एग्जाम का हो। अगर वो आपका इस विषय से प्रश्न पूछ रहा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप एक जो है
कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अब कभी कभी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से पूछता है, तो सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड उसमें वैल्यू दिया रहेगा इक्वेशन के रूप में, तो हम लोग उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे और वहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।